सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी भीभत्स घटना घटती है जहां पर 15 परिवारों के चिराग जलकर राख हो जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए की घोषणा करके उन आंसुओं का मोल लगा देता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए की घोषणा करके उन 15 परिवारों के जो चिराग बुझे थे उनके आंसुओं का मोल लगा देता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने ग्राउंड जीरो पे ऑन स्पॉट पे वहां जाकर जब स्टोरी की, जो मंजर देखा, पूरा शरीर कांप गया था। शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था। उस समय परिवार पर जिस तरीके की आपदा आई थी, 15 बच्चों के अकाल मृत्यु के कारण जो परिवारों पे आपदा आई थी, वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की राहत घोषणा से लोग विचलित दिखे, लोग नाराज दिखे। लोग मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाकर एक निगाह देख रहे थे कि मुख्यमंत्री उस तरीके की कठोर कार्रवाई की घोषणा करेंगे। जितना बड़ा ये घटना चक्र था, जितनी बड़ी ये घटना थी, इसके जो भी अपराधी थे, जो भी गुनहगार थे, उनके ऊपर 15 बच्चों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पूरा राजधानी अमीर जादों के नियंत्रण में है। जो आवासीय कॉलोनियां बनाई गई थी और आवासीय कॉलोनियों में एक एक घर में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। शराब के मैखाने खुले हुए हैं। ऐसा कोई जो समाज जिसकी हमको स्वीकृति नहीं देता है, समाज हमको जिन कार्यों की कार्य करने की इजाजत नहीं देता है, उन मकानों में ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे, जिसको सेवानिवृत्त हुए 9.5 साल हो गए हैं, जिस पर एक से एक गंभीर आरोप हैं, जिस पे भर्ती घोटाला का आरोप है, जिसके मामले हाईकोर्ट सुप्रीम तक चले गए। आखिर प्रदीप दुबे का पितामह कौन है? क्या मुख्यमंत्री को प्रदीप दुबे की कारगुजारियों से वाकिफ नहीं है कि आखिर एक से एक बड़े गुनाहों में, एक से एक बड़े अपराधों में इस भ्रष्टाचारी का नाम सर्वोपरि होता है, सबसे पहले होता है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर प्रदीप दुबे पे क्यों नहीं चला? आखिर प्रदीप दुबे को मुख्यमंत्री की तरफ से संजीवनी कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्या कारण है? ये सब विषयों पर चर्चा करने के लिए दृष्टांत न्यूज कार्यालय में केपी सिंह जी मौजूद हैं। केपी सिंह आए हुए हैं, अपना पक्ष रखने आए हुए हैं, क्योंकि केपी सिंह ने प्रदीप दुबे की नियुक्ति को लेके, बार बार सेवा विस्तार को लेके हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इन्होंने यहां तक प्रदीप दुबे के खिलाफ बगावत कर दी कि हजरत कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। केपी सिंह जी, एक बार फिर आपका स्वागत है दृष्टांत न्यूज कार्यालय में। क्या मामला है? आखिर प्रदीप दुबे को कौन संजीवनी दे रहा है? अब पूर्व में भी इस संबंध में बात हुई थी कि ये गवर्नर राउत से सचिव संसदीय के रूप में आए, और जब से विधानसभा में आए उसके बाद से 3 बार इनकी नियुक्ति हो चुकी। इसके एविडेंस सब आपके सामने रखे हैं, कैमरे पे दिखाया जा। बिल्कुल दिखाइए। आखिर प्रदीप दुबे के पापों का खुलासा होना चाहिए।
उनके गुनाहों का खुलासा होना चाहिए, दृष्टांत न्यूज पे होना चाहिए, एक एक दस्तावेज के साथ होना चाहिए। 29 जुलाई 2008 को विधानसभा में इनका पदार्पण हुआ। ये जूम करके लीजिए, जूम करके लीजिए, एक एक गुनाहों की एक एक शब्द, एक एक लाइन कैमरे के अंदर कैद होनी चाहिए। और इसमें लिखा है, प्रदीप कुमार दुबे सचिव संसदीय कार्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन को तत्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक उन्हें पद के दायित्वों के साथ प्रमुख सचिव विधानसभा के दायित्वों का निर्वहन करने की स्वीकृति माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रदान करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आके 9.5 साल हो गए इनको सेवानिवृत्त हुए, इनको संजीवनी कहां से मिल रही है, इनको कहां से ऑक्सीजन मिल रही है, कौन ऑक्सीजन दे रहा है इनको? ये शुरू से जब से यहाँ आए और गवर्नर हाउस में रहे उस समय से ये और कहीं गए नहीं। ये आसपास के जो भी लोग थे उनको सबको भ्रष्टाचार में अपने शामिल करते रहे हमेशा से, शुरू से ही। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं पिछले 9.5 साल से। आखिर उनकी नजरों से ये भ्रष्टाचारी बचा कैसे हुआ है? अब आपको एक बड़ी आप दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ। जब ये 2008 में आए उसके बाद से ही भ्रष्टाचार हुआ, उसके भ्रष्टाचार के दूरी। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार पर पर्दा कैसे पड़ा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरों से ये भ्रष्टाचारी बचा कैसे हुआ है? आप खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए। आसपास जो लोग हैं जी, उसमें विधान परिषद के भी प्रमुख सचिव शामिल हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उनकी 1958 है। वो भी 7 साल पूर्व से रिटायर्ड हैं। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 1957 है, 15 अप्रैल 1957, 14 अप्रैल 2017 को इनकी सेवानिवृत्ति तिथि थी। 62 साल की सेवानिवृत्ति तिथि का कोई प्रमाण विधानसभा में उपलब्ध नहीं है, परंतु फिर भी 62 साल इन लोगों ने काट दिया। उसके उपरांत 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हुए। लेकिन और जो 65 मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी को, इस कफन चोर को, प्रमुख सचिव विधानसभा को आखिर संजीवनी कौन दे रहा है? बात बात पे इनकाउंटर की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरों से ये भ्रष्टाचारी बचा कैसे है? बीएसपी गवर्नमेंट से जो अधिकारी थे जिनके साथ ये रहे वो आज भी शासन में मौजूद हैं। क्या इनके ही किसी बहुत बड़े कुकर्म सामने आने का इंतजार हो रहा है तभी कार्रवाई होगी? ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो। हाँ। या कोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहे हो। हाँ। लेकिन जहां तक मुझे इनपुट मिला है कि इंटरनल, लेकिन विधायिका क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? इस तरह के भ्रष्टाचारियों को पालने का उनका शगल बन गया है, नियत बन गई है। बिल्कुल करना चाहिए। हर स्टेप पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया। विधायिका को भी उठाना चाहिए, शासन को भी उठाना चाहिए, जो भी और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, पार्लियामेंट अफेयर्स को लेना चाहिए, नियुक्ति एवं कार्मिक को लेना चाहिए। चूंकि सरकार बार बार ये कह रही कि हमने एक्सटेंशन नहीं किया। एक्सटेंशन करना काम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, बाकी किसी के पास है नहीं ये अधिकार। तो उन लोगों ने किए ही नहीं इनका विशेषाधिकार। लेकिन मेरी जानकारी है कि विधानसभा प्रमुख सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पे अगर सेवा विस्तार होता है तो उस पर अंतिम मोहर महामहिम राज्यपाल की लगती है, अनुमोदन के लिए जाता है ना। बिना महामहिम के राज्यपाल के अनुमोदन के वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। तो आपने देखा होगा कोई भी ट्रांसफर होता है तो उस पर लिखा जाता है आज्ञा से माननीय राज्यपाल। यहां तक कि जो उनकी नियुक्ति हुई 2012 में, उसमें आप देखें कि जो फाइलें हर जगह, ये नियुक्ति घोटाला कितना बड़ा घोटाला था? नियुक्ति घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला है। जो अगर इसको अब इस धनराशि में माना जाए तो धनराशि में कितना बड़ा घोटाला माना जा सकता है? धनराशि के घोटाला मानिए तो जो भर्ती के लिए इन्होंने एजेंसियों को पैसा दिया, चाहे टाटा को दिया, चाहे अपटेक को दिया, बार बार इन्होंने वैकेंसी कैंसिल की। 2,73,00,000 समथिंग टाटा एजेंसी से करार हुआ था, उसमें इनके कैंडिडेट कितने पदों की नियुक्ति का मामला था? 53 था सहायक समीक्षा अधिकारी, 13 था समीक्षा अधिकारी और कुछ छुटफुट 2-4 पोस्टें इस तरीके से पीएस, एपीएस, रिपोर्टर्स और कुछ। प्रदीप दुबे द्वारा किए गए पाप और कुकर्म पे आखिर पर्दा कौन डाल रहा है? क्यों आज तक नियुक्ति घोटाला साबित तौर पर सामने नहीं आया है? वो उसी समय से बीएसपी गवर्नमेंट जब इनका काकस चल रहा था उस समय से 2-3 अधिकारी अभी भी बने हुए हैं।
फिर उसके बाद सपा में दूसरी और एक लॉबी जुड़ गई, वो भी अभी काम कर रही थी। उन कागजों ने मिल करके सब घोटाला करा। अब ये बात लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो तो हर लॉबी में भारी पड़ते हैं, तो आखिर प्रदीप दुबे जैसा भ्रष्टाचारी बचा कैसे है? वो तो जाहिर है कि उनके आसपास जो लोग हैं उनको सबको भ्रष्टाचार में शामिल किया। दस्तावेजों में प्रदीप दुबे के द्वारा जो पाप किए गए हैं वो दस्तावेज हमारे कैमरे में दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। जो मेन मुद्दा है यही है कि 2008 में जब ये आए उसके बाद से क्या भ्रष्टाचार हुआ, वहां शुरुआत वहीं से करते हैं। मैं उसी पर आना चाह रहा था, सीधे उसी पे हम आते हैं। 2008 से ही शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें ये सारे लोग फंस रहे थे। प्रदीप दुबे, ये वो दस्तावेज है, ये दस्तावेज दृष्टांत न्यूज कार्यालय में नहीं बना है, ये विधानसभा के अंदर के सरकारी दस्तावेज हैं जो चिल्ला चिल्ला कर प्रदीप दुबे का गुनाहगार होने की चीख रहे हैं। ये वो दस्तावेज हैं, गुनाहगार साबित करने के लिए पर्याप्त है ये दस्तावेज। लेकिन उसके बावजूद भी इस भ्रष्टाचारी को इसके द्वारा किए गए कुकर्मों की सजा अब तक क्यों नहीं मिल रही है? मैं अपने कैमरामैन आदर्श चौहान से कहूंगा ये दस्तावेज जूम करके जरा नजदीक से दिखाया जाए। इसके द्वारा प्रदीप दुबे के द्वारा इतने अनगिनत पाप किए गए हैं, इतने अनगिनत पाप किए गए हैं। इसके पापों की गठरी आखिर कौन ढो रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये बेनकाब होना चाहिए, इसको तत्काल इसके पद से हटाए जाने के आदेश जारी होने चाहिए। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपेक्षा करता हूं। इसमें हुआ क्या, इसकी शिकायत हमने प्रमुख सचिव और स्पीकर को भी करी, परंतु अभी तक इसको हटाया नहीं गया। ये कागज है 22/9/2021 का, जिसमें उनके रिसीविंग भी प्राप्त हैं। स्पीकर को भी रिसीव कराया गया और प्रमुख सचिव को भी दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का भी बर्दाश्त इसको मिला हुआ है? स्वाभाविक से है, अब 5 साल तो पूरे होने वाले हैं। वो तो मतलब प्रदीप दुबे के पाप की घटरी का बराबर का जिम्मेदार सतीश महाना भी है। अब स्पीकर हैं तो जानकारी तो करनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानकारी। भाई सवाल तो उठ ही रहे हैं, प्रदीप दुबे में लगातार सवाल उठ रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आखिर कोई ये नहीं कह सकता मुझे जानकारी नहीं है। अब इस पे जरा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा मुद्दा नहीं तो अलग हो जाएगा। आप मेन कागज दिखाइए, आप मुख्य कागज दिखाइए। कागज ये हजरतगंज सीओ के द्वारा बयान FIR वहां दर्ज हुई, जिसमें 42 लोगों से शिक्षा विभाग में भर्ती के नाम पर और उनके इंटरव्यू विधानसभा में कराए गए। ये सीओ दिनेश यादव के बयान हैं, मेरे बयान नहीं है। उन्होंने स्पीकर आवास पर आकर के इनका नाम बताया। हुआ क्या कि ये सब इन्हीं के गुर्गे थे जिन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल थी, और विधानसभा के ही कक्ष में इन लोगों ने इंटरव्यू कराई। इंटरव्यू कराने में 3 लोग और शामिल थे, सुधीर यादव, RC मिश्र और जय किशोर द्विवेदी। फिर उन्होंने आनंद फानंद में स्पीकर ने जब संज्ञान इसका लिया तो उन्होंने ही खुद अपने उससे प्रेस नोट जारी किया कि ये इन सभी को, इनको 1 लोग को निलंबित किया और 2 को निकाल दिया, जबकि ये अपने आप को हमेशा समीक्षा अधिकारी बताता था। ये है नहीं, आज भी नहीं है समीक्षा अधिकारी के रूप में। और इसके कार्ड जो कैसे जाकर दिए हैं, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह से, और इसमें लास्ट डेट लिखी हुई 1952, ये मई 2052 है। प्रदीप दुबे के इनके सेवानिवृत्त के बाद निरंतर काम करने के पश्चात धड़ल्ले से लोक भवन, विधान भवन, एनेक्सी भवन और तमाम सरकारी सचिवालयों में आज भी मेरे प्रश्न KP सिंह जी सुनिए, सेवानिवृत्त होने के बाद और वर्तमान में कार्य करने के दौरान आखिर इन्होंने किन किन जगहों पे, किन किन स्थानों पे, किन किन माध्यमों से आर्थिक घोटाले किए हैं? बहुत बड़ा तो भर्ती घोटाला है, यहां से शुरू करिए। ये जो घोटाला, ये बड़ा घोटाला, इसमें प्रदीप दुबे डायरेक्टली फंस रहे थे। दिनेश यादव जी आकर के माननीय अध्यक्ष से इस पर बात की। बात करने के बाद इन्होंने क्या किया, 3 कर्मचारी जो उसमें शामिल थी इन्हीं के ऊपर सारा मर दिया और वापस बाद में फिर इसको ज्वाइन करा लिया विधानसभा, टर्मिनेट करने। क्या विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप दुबे के बीच में
भ्रष्टाचार से कमाई हुई काला धन की लेन देन भी है। अब ये लेन देन का तो हमारे पास कोई हिसाब नहीं है इनका, नहीं लेकिन तो सुरक्षा कवच क्यों? हमारे पास जो विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा कवच क्यों? अब ये तो आपको वहां से पूछना पड़ेगा। हमारे पास जो एविडेंस है, आखिर विधानसभा अध्यक्ष इनको संजीवनी क्यों दे रहे हैं? देना नहीं चाहिए, कागज है अभी उनके विषय। बिना स्वार्थ के सपना न देखने वाले सतीश महाना आखिर इनके पाप की गठरी अपने कंधे पे क्यों ढो रहे हैं? अब ये वो सवाल तो खैर उनसे करना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो कागज है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो चलिए, ये सारी चीजें आ गई आपकी। हाँ, ये हो गई। हाँ इसके पहले भी विजय बहादुर जी ने भी इस पर बयान दिया था। हाँ ये उनके भी एविडेंस हैं। हाँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता रहे। बात बात पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बात बात पे इनकाउंटर करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी आखिर प्रदीप दुबे के मामले में क्यों है? आखिर प्रदीप दुबे के पाप और कुकर्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे का कालखंड कब खत्म होगा ये सिर्फ भगवान को पता है, बाकी नीचे किसी को जानकारी नहीं इसकी। 2008 से 4 बार ऑर्डर हुआ। 2008 में तो उनको चार्ज कराया गया, 29 जुलाई 2008। ये सोचने का विषय है, ये गंभीर विषय है, ये गंभीर सवाल है, ये सरकार पर गंभीर सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गंभीर सवाल है। क्या कि आखिर इसके पाप को, इसके पापों की गठरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों ढो रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं? दृष्टांत न्यूज से कैमरामैन आदर्श चौहान के साथ मैं अनु गुप्ता।